वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा ही चैप्टर है। सबसे पहली चीज आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक बिजनेस के आउटसाइड जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कोई भी फैक्टर हो, जो कि बिजनेस की फंक्शनिंग और ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट लेके आता है। ठीक है, बट बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल से बाहर है। उन्हीं हम फैक्टर्स को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि हम बात करते हैं कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी तो इसका इम्पैक्ट आता है। डिमांड सप्लाई में अगर चेंज आता है तो उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है, जिसकी बिजनेस जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सभी फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ही पार्ट होते हैं। ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू सराउंडिंग्स और टोटलिटी ऑफ फोर्सेस इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, सारे ही फोर्सेस को अगर आप टोटल कर दो जिसके अंदर बिजनेस सरवाइव कर रहा है, उसे हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का अगर हम टोटल कर दें तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट हो सकती है, बैंक हो सकते हैं। ये सब किस में आते हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स या दो तरह की फोर्सेस होती हैं। पहला स्पेसिफिक, दूसरा जनरल। स्पेसिफिक का मतलब वो फैक्टर्स जो कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर उनकी डिमांड या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता है तो वो मेरे पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फोर्स। और जनरल फोर्स क्या है, जो कि सारे के सारे ओवरऑल सारे ही बिजनेसेस को इम्पैक्ट लेके आएगा। कि अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी तो उसका इम्पैक्ट सारे ही बिजनेस पे आएगा। गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस करा था तो उसका इम्पैक्ट सभी बिजनेस पे आया। डीमोनेटाइजेशन आया, उसका भी इम्पैक्ट सारे ही बिजनेस पे आया। टेक्नोलॉजी में अगर कोई बड़ा बदलाव आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी ऑल ओवर सभी बिजनेसेस पे देखने के लिए मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं जनरल फोर्स, जिसका इम्पैक्ट सभी बिजनेस पे देखने के लिए हमें मिलता है। और स्पेसिफिक का होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस पे ही इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है जी। ओके। दूसरा इंटर रिलेटेडनेस, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो लोग हैं वो काफी हेल्थ अवेयर हो रहे हैं। ठीक है। सो उसके चक्कर में क्या होगा, अगर हेल्थ को लेके आप अवेयर हो जाओगे तो हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। जंक फूड की डिमांड कम हो जाएगी तो जो जंक फूड वाले आउटलेट्स हैं उनका थोड़ा सा बिजनेस कम जाएगा। है ना। जो जिम्स हैं उनकी मेंबरशिप इंक्रीज होगी तो जिम्स का बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है जी। सो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है ना। ऐसी हम बात कर सकते हैं कि मान लो एग्जाम्स जब पास आ रहे होते हैं तो वो 1 डे स्ट्रैटेजी, 2 डे स्ट्रैटेजी, 2 दिन में कैसे पास होना है, उस पे वीडियोस की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो टीचर्स भी उसी तरह के वीडियो बनाते हैं। है ना। तो उनके व्यूज भी बढ़ जाते हैं। तो चीजें इंटर रिलेटेड है। तो ओके। अच्छा, इसके बाद डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, डायनामिक है। ठीक है। सो बिजनेस चलाने के लिए आपको खुद को भी एनवायरनमेंट के संग चेंज करना पड़ता है। पहले के टाइम पे, पहले का मतलब अभी भी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल क्लासेस ज्यादा प्रेफर्ड की जाती थी, बट अब हम देख रहे हैं आफ्टर कोविड ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग का जो एक स्पीड है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है ऑनलाइन टीचिंग की। तो क्यों चेंज हो रहा है विद एनवायरमेंट। ठीक है। देन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे आप उनको एकदम पता नहीं लगा सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज आ सकता है, कभी भी चेंज आ सकता है, किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। वो अनसर्टेन है। कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जितने भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। उसके हिसाब से बिजनेस की पॉलिसीज बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और रिलेटिविटी मतलब कि वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री। एक कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है दूसरी कंट्री के एनवायरनमेंट से। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कल्चर। सो हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो डिफर करता है। दैट इज रिलेटिविटी। ठीक है। सो ये हमारे फीचर्स हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना या स्कैन करना।
तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप अगर एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो आप अपॉर्चुनिटीज जो है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगी। कि पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और मार्केट में पहले ही एंट्री मार दोगे, तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी कि यस, वी आर द फर्स्ट वन। दूसरा, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है कि अगर कुछ भी इस तरह की चीज होने वाली है कि कोई नया कॉम्पिटिटर आने वाला है मार्केट में, तो आप एनवायरनमेंट को समझ के उस थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम कर सकता है। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। सो एनवायरनमेंट को अगर आपने स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि कौन से रिसोर्सेज हमें किस टाइम पे बेसिकली ले लेनी है, टैप कर लेनी है, तो आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे विदाउट एनी वेस्टेज। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद चेंजेस। एनवायरनमेंट को अगर आपने समझा होगा, जो जो चेंजेस आने वाले हैं, तो उससे आपको जो भी चेंज आएंगे उनके संग आप इजिली कोप अप कर पाओगे, उन्हें फेस कर पाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी और रिस्क। ठीक है। फर्दर ये आपको प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है, एंड आपकी जो ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो यहाँ से इंप्रूव होने में ये मदद करता है। ठीक है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस हो गया या इंपॉर्टेंस हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटल हमारे पास 5 डायमेंशंस हैं। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसे हम पेस्ले भी बोल सकते हैं। ठीक है। पी से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, एस से है सोशल, ठीक है, टी से है टेक्नोलॉजिकल और एल ई से है लीगल। ठीक है। तो इन सबको एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक यानी कि जो जो चीजें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं, चाहे वो 11th में पढ़ा हो, चाहे 12th में पढ़ा हो, मैक्रो हो, इंडियन इको हो, स्टैट्स हो, कुछ भी हो, तो जितनी भी इकोनॉमिक्स में हमने चीजें पढ़ी, वो सभी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, मनी सप्लाई हो, इन्फ्लेशन हो, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर, सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में आएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे। ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं सोशल फोर्सेस की, जैसे कि कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, वैल्यूज हो गए, सोशल ट्रेंड्स हो गए। ये सब आते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। कि जैसे ही कोई भी फेस्टिवल आना शुरू होता है, दिवाली अगर आ रही है तो दिवाली फेस्टिवल जैसे ही स्टार्ट होगा, तो उस केस में मार्केट्स में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे गिफ्ट्स। ठीक है। मिठाई का बिजनेस एकदम से अच्छा चला जाता है। तो वो क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है, कि डिपेंड करता है सोशल फैक्टर्स पे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, एडवांसमेंट हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, एआई हो गया, ये सब किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस की, कि एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह की है, दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और लीगल का मतलब रिलेटेड टू लॉ, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लॉ क्या बनाए हैं, एक्ट्स क्या क्या पास करे हैं, वो सब आते हैं लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके जी। तो ये हमें देख लिया। इसके बाद इसमें पॉइंट आ रहा है हमारा डीमोनेटाइजेशन। सो डीमोनेटाइजेशन हमने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि एक करेंसी को आप हटा रहे हो फ्रॉम दी सर्कुलेशन। ठीक है। कि आपने करेंसी रद्द कर दी, जैसे कि 500 और 1000 के नोट्स 2016 में डीमोनेटाइज हो गए थे, खत्म हो गए थे, कि इनको आप यूज ही नहीं कर सकते, अब वो लीगल टेंडर कंसीडर ही नहीं होंगे। दैट इज डीमोनेटाइजेशन। सो अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री withdraws the old currency notes of certain denomination as an official mode of पेमेंट, कि हमने ओल्ड करेंसी नोट्स को तो विड्रॉ ही कर दिया है। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन से होगा क्या? एक तो करप्शन कम होने का एक इसमें स्कोप होता है। दूसरा, हम डेवलपमेंट रेट को डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है। ब्लैक मनी को कर्व करना है, टैक्स इवेजन खत्म करना है, और हमें डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना है, डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करनी है, कैशलेस इकोनॉमी को खत्म करके डिजिटल की तरफ हमें जाना है। और उसके साथ साथ जो भी पैसा आपके घर में पड़ा है उसको आप बैंक्स में लेके आओगे एक्सचेंज कराने के लिए, तो ऑफकोर्स हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप होगी। घर पे पड़ा पड़ा पैसा वेस्ट है तो उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छे यूज में वो लगेगा। तो ये सब हमारे फीचर्स होते हैं डी मोनेटाइजेशन के। ठीक है। ओके। सो दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा, जिसमें आपको मेनली हमें फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस और डीमोनेटाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। इट्स डन। मिलते हैं नेक्स्ट में, इसको रिवाइज करो। और यस, थैंक यू सो मच।